स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1919, बी 1922, सी 1924, डी 1928। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1924। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल ने सचिंद्र नाथ सान्याल, अशफाक उल्ला खां, योगेश चंद्र चटर्जी तथा जादू गोपाल मुखर्जी के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की सह स्थापना की थी। उन्होंने एचआरए के घोषणा पत्र का अधिकांश भाग तैयार किया था, जिसमें सशस्त्र क्रांति के माध्यम से एक संघीय संयुक्त राज्य भारत के स्थापना की कल्पना की गई थी। अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। मलक्का जलडमरू मध्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह हिंद महासागर में स्थित अंडमान सागर को प्रशांत महासागर में स्थित दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। 2. यह पूर्व में इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा और पश्चिम में प्रायद्वीपीय मलेशिया तथा दक्षिणी थाईलैंड के बीच स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मलक्का जलडमरू मध्य यह एक संकीर्ण जलमार्ग है जो अंडमान सागर, हिंद महासागर का हिस्सा को दक्षिण चीन सागर, प्रशांत महासागर का हिस्सा से जोड़ता है। अतः कथन एक सही है। यह समुद्री व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है, विशेषकर यूरोप, पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया के बीच के व्यापार हेतु। भौगोलिक दृष्टि से मलक्का जलडमरू मध्य पूर्व में इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा और पश्चिम में प्रायद्वीपीय मलेशिया तथा दक्षिणी थाईलैंड के बीच स्थित है। अतः कथन 2 सही है। यह स्थिति इसे वैश्विक समुद्री यातायात के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक अवरोधक बनाती है तथा यह विश्व के सबसे व्यस्ततम और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। अगला प्रश्न है, साइप्रस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. साइप्रस भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है और यह यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के चौराहे पर स्थित है। 2. संयुक्त राष्ट्र साइप्रस गणराज्य और तुर्की उत्तरी साइप्रस गणराज्य के बीच स्थित निगरानी हेतु एक शांति रक्षक बल बनाए रखता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। साइप्रस एक यूरेशियाई द्वीपीय देश है जो उत्तर पूर्वी भूमध्य सागर में यूरोप, एशिया और अफ्रीका के चौराहे पर स्थित है। यह सिसिली और सार्डिनिया के बाद भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अतः कथन एक सही नहीं है। साइप्रस को वर्ष 1960 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन वर्ष 1974 के तुर्की आक्रमण के कारण इसका विभाजन तुर्की उत्तरी साइप्रस गणराज्य, जिसे केवल तुर्की द्वारा मान्यता प्राप्त है, और दक्षिण में साइप्रस गणराज्य में हो गया। संयुक्त राष्ट्र ग्रीन लाइन की निगरानी करता है जो विभाजित क्षेत्रों के बीच शांति बनाए रखने का कार्य करती है। अतः कथन 2 सही है। साइप्रस का राजनीतिक रूप से विभाजन हुआ है। एक ओर है साइप्रस गणराज्य जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और यूरोपीय संघ EU का सदस्य है, और दूसरी ओर तुर्की उत्तरी साइप्रस गणराज्य जिसे केवल तुर्की द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, जल गंगा संवर्धन अभियान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई जल संरक्षण पहल है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत खंडवा जिले में नर्मदा नदी की सहायक घोड़ा पछाड़ नदी का सफल पुनरुद्धार किया गया है। इसके लिए अधिकारियों ने 33 किलोमीटर क्षेत्र में जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण हेतु रिज टू वैली मॉडल को अपनाया। यह मॉडल रिज या पर्वतीय शिखर स्तर पर पानी की प्रत्येक बूंद को संरक्षित करने तथा सतही अपवाह की मात्रा और वेग को धीमा करने पर केंद्रित है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस वर्ष 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ और भारत, अमेरिका, सऊदी अरब तथा UAE सहित 7 देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से घोषित किया गया था। 2. यह कॉरिडोर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने का लक्ष्य रखता है जो पारदर्शी, सतत और ऋण मुक्त बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर या IMEC यह एक रणनीतिक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पहल है जिसे वर्ष 2023 के G20 शिखर सम्मेलन
नई दिल्ली के दौरान एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से लॉन्च किया गया था। यह समझौता यूरोपीय संघ और 7 देशों भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली के बीच किया गया था। कथन एक सही है। IMEC का उद्देश्य चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पारदर्शी, सतत और ऋण मुक्त वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना है, जो राष्ट्रीय संप्रभुता से समझौता किए बिना बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित करता है। कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह वर्ष 1960 में कराची में हस्ताक्षरित की गई थी और विश्व बैंक की मध्यक्षता में संपन्न हुई थी। 2. भारत को पश्चिमी नदियों सिंधु, चेनाब, झेलम पर पूर्ण नियंत्रण है, जबकि पाकिस्तान पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलुज को नियंत्रित करता है। 3. इस संधि के अंतर्गत एक स्थायी सिंधु आयोग और 3 स्तरीय विवाद समाधान प्रणाली की स्थापना की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि पर वर्ष 1960 में कराची में हस्ताक्षर किए गए थे और विश्व बैंक की मध्यस्थता में संपन्न हुई थी, अतः कथन एक सही है। सिंधु जल संधि के अनुसार पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का उपयोग करने का विशेष अधिकार है, जबकि भारत को पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलज का बिना किसी प्रतिबंध के उपयोग करने का विशेष अधिकार है, अतः कथन 2 सही नहीं है। सिंधु जल संधि ने संधि के कार्यान्वयन की निगरानी और मुद्दों को हल करने के लिए भारत तथा पाकिस्तान दोनों के आयुक्तों से मिलकर एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की। संधि में 3 स्तरीय विवाद समाधान तंत्र की रूपरेखा भी दी गई है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पश्चिमी घाटों को ग्रीष्मकालीन मानसून के मौसम की पहली वर्षा प्राप्त होती है। 2. दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः जून के पहले सप्ताह के आसपास केरल में प्रवेश करता है। 3. उत्तर पूर्व मानसून शीत ऋतु के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा लाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय मानसून। पश्चिमी घाट विशेष रूप से उनकी पवनावर्त दिशा यानी पश्चिमी ढलानों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की पहली वर्षा होती है, अतः कथन 1 सही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आधिकारिक तौर पर 1 जून के आसपास केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत को चिन्हित करता है, अतः कथन 2 सही है। पूर्वोत्तर मानसून, जिसे निवर्तन भी कहा जाता है, अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, जो भारत में सर्दियों की शुरुआत है। यह दक्षिण पूर्वी तट विशेष रूप से तमिलनाडु में वर्षा करता है, जो इस अवधि के दौरान अपनी वार्षिक वर्षा का 50% से अधिक प्राप्त करता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ सीमा के पास पूर्वी मध्य प्रदेश में किस पर्वतमाला से निकलती है? ए विंध्य पर्वतमाला, बी सतपुड़ा पर्वतमाला, सी अरावली पर्वतमाला, डी मैकाल पर्वतमाला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मैकाल पर्वतमाला। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नर्मदा नदी भारत के मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर पश्चिम दिशा में बहती है। यह लगभग 98,796 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले बेसिन क्षेत्र को आच्छादित करती है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ सीमा के समीप पूर्वी मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल पर्वतमाला से होता है। यह नदी लगभग 1300 किलोमीटर लंबी है और इसे 41 सहायक नदियां जल प्रदान करती हैं, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली समकालिक जनगणना के दौरान जनगणना आयुक्त के रूप में किसने कार्य किया? ए H. रिस्ले, बी J. N. बेंस, सी W. C. प्लॉडेन, डी M. येट्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी W. C. प्लॉडेन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत की पहली समन्वित समकालिक जनगणना वर्ष 1881 में कराई गई थी। यह जनगणना भारत के तत्कालीन जनगणना आयुक्त W. C. प्लॉडेन के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। भारतीय जनगणना देश की जनसंख्या से संबंधित जनसांख्यिकी तथा सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत मानी जाती है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक किस वर्ष बनाया गया था? ए 1996, बी 1999, सी 2000, डी 2004। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2000। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक का निर्माण भारतीय सेना द्वारा वर्ष 1999 में हुए ऑपरेशन विजय की सफलता की स्मृति में वर्ष 2000 में किया गया था। बाद में वर्ष 2014 में इसका जीर्णोद्धार किया गया। यह जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले के द्रास नगर में स्थित है, इसी कारण इसे द्रास युद्ध स्मारक के रूप में भी जाना जाता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शारदा नदी की सहायक नदी नहीं है? ए धौली गंगा नदी, बी गौरी गंगा नदी, सी सरयू नदी, डी सोन नदी।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सोन नदी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शारदा नदी, जिसे ऊपरी भाग में काली नदी कहा जाता है, उत्तराखंड से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं धौलीगंगा नदी, गौरी गंगा नदी तथा सरयू नदी। जबकि सोन नदी शारदा नदी की सहायक नहीं है, यह गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, अतः विकल्प डी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। रामसर कन्वेंशन के तहत भारत का पहला वेटलैंड या आर्द्रभूमि शहर होने का गौरव किस शहर को प्राप्त है? ए इंदौर, बी जयपुर, सी कोच्चि, डी पुणे। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।